इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ बिलियन चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में, जो कि अभी तक बोर्ड में पूछे गए हैं या आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है 5 लीटर 2m NaOH बिलियन बनाने के लिए आवश्यक NaOH के मोलों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों, किसी भी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव करने से पहले आपको उस चैप्टर की थ्योरी के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप इसकी थ्योरी मेरी वीडियो से पढ़ चुके होंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो ये 2m, ये m क्या होता है? m होती है मोलरता। क्या की होती है? मोलरता। और NaOH बिलियन बनाने के लिए NaOH के मोलों की संख्या है। अगर हमने एक फार्मूला ले लिया मोलरता वाला, तो फार्मूला होता है m बराबर भार बटे अणु भार गुणे 1/v। यहाँ पे क्या होता था? मोलरता। यहाँ पे कितनी है? 2m, तो 2m लिख दिया हमने। ठीक है, बराबर भार बटे अणु भार। इसे हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? मोलों की संख्या से। तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? n से, और गुणे 1/v। v कितना है? 5। अगर ये ml में होता तो ऊपर कितना कर लेते? 1000, बट ये काय में है? लीटर में ही है। ठीक है, अब n काउंट करना है आपको, मोल काउंट करना है, तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो 3 गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई में 5 2 10। कितने मोल आ गए? 10। तो ये तो इसका एक पहला वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2m H2SO4 बिलियन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है, क्या होता है? मोलरता गुणे अणु भार। मोलरता गुणे अणु भार। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला होता है अणु भार। अब यहाँ पे मोलरता की बात कर लूँ तो कितनी है? 0.2। और अणु भार किसका है? H2SO4 का। ठीक है, तो H2SO4 का अणु भार कितना होता है? H2SO4 का अणु भार होता है 98। अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 19.6। तो ये दूसरा वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इसके आगे की क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है H3PO4 के 1m बिलियन की नॉर्मलता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच दोस्तों एक रिलेशन होता है n/m बराबर n। ठीक है, ये एक रिलेशन हुआ करता है। ये स्मॉल n क्या हुआ करता है? ये अगर अम्ल है तो कितने H आयन देगा, अगर क्षार है तो कितने OH आयन देगा। यहाँ पे किसकी बात हो रही? अम्ल की। तो कितने H आयन देगा? ये 3H आयन देगा। तो नॉर्मलता हमें कौन करनी है? तो नॉर्मलता बटे मोलरता इसकी कितनी दे रखी है? 1 दे रखी है, बराबर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से 3 हो जाएगी। तो अगर इसके नीचे एक मान लें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो n इक्वल कितना आ जाएगा? 3। तो ये n क्या होता है? इसका यूनिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला है शुद्ध या शुद्ध जल की मोलरता है। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, अगेन एंड अगेन रिपीट हुआ है बोर्ड में। तो आपको ये ऐसे ही याद रखना है कि शुद्ध जल या अशुद्ध जल की मोलरता होती है 55.56। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि 0.1m AgNO3 तथा 0.1m NaCl बिलियनों के समान आयतनों को परस्पर मिलाया जाए तो नाइट्रेट आयनों की सांद्रता क्या होगी। दोस्तों, ये थोड़ा लेंथी टाइप का क्वेश्चन है, बट इसे हम करेंगे कैसे? इसके कहने का मतलब हो गया, एक विलियन है, इसमें 2 हैं, एक कौन है? AgNO3, एक कौन है? NaCl। बट इसने NO3 आयन की सांद्रता पूछी है, 2 मोलरताएं दी हैं। तो पहले हम इस बिलियन की मोलरता निकाल लें। इसके लिए फार्मूला होता है m बराबर m1b1 प्लस m2b2 अपॉन b1 प्लस b2। ये फार्मूला होता है पूरे बिलियन की मोलरता निकालने के लिए। तो m बराबर m1 पहले के लिए कितना है? 0.1। ठीक है, दूसरे के लिए भी इतना ही है, बट b1 ये दोनों कैसा है? समान। तो समान होने पर अगर इसका 1 मान लूँ, इसका भी 1 मान लूँ, तो इसका गुणा करेंगे तो इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो प्लस 0.1, बट नीचे 1 + 1 2 हो जाएगा। तो इन्हें अगर ऐड करूँगा तो 0.2 अपॉन कितना आएगा? 1 1 2 2 बन जाए 2, 0.1। इसकी मोलरता कितनी आ गई? इसकी आ गई 0.1। बट ये मोलरता आई है,
इसमें NO3 आयन की सांद्रता काउंट करनी है हमारे लिए। तो सांद्रता जो होती है मोल बटे आयतन, तो मोल कितना आया 0.1 और आयतन किसका आया था, इसका कितना था पूरा 2। अगर 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 0.05, ये इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है Na2CO3 के 0.2 m बिलियन के 500 मिली बनाने के लिए इसकी उपयुक्त मात्रा है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, अगर मैं बात करूं मोलरता की, तो मोलरता के लिए एक फार्मूला होता है m बराबर, जो फार्मूला होता है m बराबर भार बटे अणु भार गुणे 1/v। अगर ये आयतन ml में दिया होता है तो यहाँ पे 1000 कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ml में दिया है। बट ये कह रहा है वे भार निकालना है, तो भार होता है w। तो w के फेवर में अगर इसे कन्वर्ट करोगे तो फार्मूला हो जाएगा mv बटे 1000। अब यहाँ पे m क्या है, ये मोलरता की बात कर रहा है। मोलरता कितनी है 0.2 गुणे ये m क्या होता है, ये अणु भार की बात कर रहा है। इसका अणु भार कितना आता है, इसका अणु भार आता है 1 से 6, ठीक है। और गुणे ये v कितना है 500 है, और अपॉन कितना आ जाएगा 1000। अब इन सबको अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे लिए आ जाएगा 10.6 ग्राम, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है यूरिया के एक जलीय विलयन की मोललता 4.44 मोल प्रति किग्रा है। विलयन में यूरिया का मोल प्रभाज है। तो ये बेटा देखना, आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जब कभी भी किसी विलेय पदार्थ को, ठीक है, जल में घोला जाता है, जल में घोला जाता है, यहाँ विलेय कौन है, यूरिया, तो उस विलेय के मोल प्रभाज, ठीक है, और मोललता के बीच एक रिलेशन होता है। इस रिलेशन को बहुत अच्छे से ध्यान देना। तो विलेय का मोल प्रभाज, विलेय कौन है, यूरिया, तो यूरिया का मोल प्रभाज, ठीक है, बराबर जो रिलेशन होता है वो ये होता है m/m प्लस 55.56। अब ये m क्या होता है, ये m होती है बिलियन की मोललता। कितनी दे रखी है बेटा, ये दे रखी है 444 बटे अगेन 4.44 और प्लस 55.56। ये क्या होता है, ये होती है जल की मोललता। अब इन सबको अगर काउंट कर लेंगे, ठीक है, तो हमारे लिए जो डिजिट प्राप्त होगी वो ये आएगी, अर्थात ये इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये विलेय का मोल प्रभाज आ जाएगा। बट इस फार्मूले को बहुत अच्छे से याद कर ले, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे डिपेंड करता है। मोललता, मोललता और ये जल की मोललता। अगर किसी विलेय को जल में हम लोग विलयन बनाते हैं तो उस विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज और उस विलयन की मोललता के बीच में ये रिलेशन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलल, विलयन में विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो अभी फार्मूला था हमारे पास विलेय का मोल प्रभाज बराबर, तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर था मोललता। इसकी मोललता कितनी, 1 मोलल, तो 1 बटे अगेन मोललता लगती थी प्लस 55.56। अब क्या करेंगे हम लोग, 1 बटे इसे ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 56.56। इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे लिए ये डिजिट आ जाएगी, ठीक है, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अरे निम्नलिखित में से कौन सा अणु संख गुणधर्म है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ ले, क्योंकि इस वीडियो में इस टाइप के अगेन एंड अगेन रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन अणु संख गुणधर्म है। तो अणु संख गुणधर्म क्या होता है, जो अणुओं की संख्या पर या आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो अणुओं की संख्या या आयनों की संख्या पर निर्भर कौन कौन करता है, पराशरण दाब निर्भर करता है, ठीक है, क्वथनांक उन्नयन निर्भर करता है, वाष्प दाब निर्भर करता है। बट यहाँ पे अभी आपको केवल ये समझ लेना है इनमें से कौन सा निर्भर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल पराशरण दाब निर्भर करता है, ना तो पृष्ठ तनाव से कुछ मतलब होता है और ना ही आपकी सयांता से, ना ही प्रकाशिक सक्रियता से। और इस टाइप के और भी क्वेश्चन जो आएंगे वहाँ से और भी क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है राउल्ट का नियम संबंधित है। तो राउल्ट का नियम आपने पढ़ा होगा दोस्तों, और राउल्ट का नियम क्या था, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो वाष्प दाब, तो वो किससे संबंधित है, वाष्प दाब से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते बेटा। लिखा है दो द्रवों का
दो ध्रुवों P तथा Q के बास दाब क्रमशः इतने इतने। बेटा ये भी एक लेंथी टाइप का क्वेश्चन है, 80 mm और 60 mm है, तो P के 3 मोल तथा Q के 2 मोल मिलाने से प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब होगा। तो कुल वाष्प दाब निकालना है हमारे लिए, तो कुल वाष्प दाब के लिए एक फार्मूला लगेगा, P बराबर ये P का वाष्प दाब, विलयन में तो P भी है और कौन है, Q है, ठीक है। तो P और Q के वाष्प दाब, तो ये कैसे निकाले जाएंगे बेटा, तो ये ऐसे करके निकाले जाएंगे। आएगा P के मोल, तो P के मोल कितने हैं, 3 बटे कुल मोल कितने हो जाएंगे, P और Q दोनों विलयन में होंगे, तो 3 और 2 5 गुणे P का वाष्प दाब कितना है 80 प्लस, ठीक इसी प्रकार से Q के मोल कितने 2 बटे कुल मोल कितने आएंगे विलयन में 5 गुणे उसका वाष्प दाब कितना है 60। अब इसे कैलकुलेट कर लें आप, ठीक है, 16 आ जाएगा और 16 तो यहाँ 48 आ जाएगा, यहाँ से 48 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 12 और 24, इन्हें ऐड करोगे तो कितना आएगा 72, ये 72 इसका आंसर आ जाएगा। किस तरह से हमें करना है, इस फार्मूले को विशेष ध्यान देना है, ठीक है, इस पे इसी फार्मूले से हमने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विलयन का वाष्प दाब सबसे कम होगा। तो देखेंगे बेटा, वाष्प दाब जो होता है किसी विलयन का वो सबसे कम पूछ रहा है ना, तो वाष्प दाब ये रिलेशन ध्यान रखना आप, ठीक है। वाष्प दाब जो होता है, वाष्प व्युत्क्रमानुपाती होता है आयनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका मतलब ये हो गया कि वाष्प दाब उसी का सबसे कम होगा जिसके आयन सबसे ज्यादा होंगे। तो ग्लूकोज के बारे में बता दूं, ये आयन नहीं देता, ये भी आयन नहीं देता है, ठीक है। NaCl कितने आयन देगा टोटल, तो वो 1 और 1 2। अगर इसका हम लोग आयनन करेंगे तो हमें कितने आयन मिलेंगे, 2 आयन मिलेंगे, क्योंकि एक Na देगा 1 Cl देगा तो 2 हो जाएंगे। बट यहाँ पे कितने मिलेंगे, K कितने देगा 2 K देगा प्लस 1 SO4 देगा, टोटल कितने हो गए 3। तो कहाँ से आयन ज़्यादा मिले, इससे। तो इससे आयन ज़्यादा मिलने के कारण इसका वाष्प दाब कैसा हो जाएगा, कम, क्योंकि इन दोनों के बीच कैसा रिलेशन है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो सबसे कम किसका होगा 1NK2SO4, क्योंकि यहाँ से कितने आयन मिलेंगे, टोटल 3 आयन मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है किसका वाष्प दाब न्यूनतम होगा, सबसे कम होगा। ये ऊपर वाले से मिलता जुलता क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा आयन देगा, यहाँ पे आयन की बात करेंगे, बेरियम क्लोराइड BaCl2 फार्मूला होता है इसका। अगर इसे ब्रेक करेंगे तो एक Ba से मिलेगा, 2 Cl से मिलेंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 3। अब फिनॉल आयन नहीं देगा, सुक्रोज आयन नहीं देगा, सोडियम क्लोराइड आयन देगा, बट कितने देगा 2। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से मिल रहे हैं, बेरियम क्लोराइड से। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, ये एक दूसरे के कैसे होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। तो आयन ज़्यादा देने की वजह से इसका वाष्प दाब कैसा हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 ग्राम यूरिया को 1 लीटर जल में घोला गया तथा 68.4 ग्राम सुक्रोज को 1 लीटर जल में घोला गया। तो यूरिया, ठीक है, विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होगा। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखने वाली बात है, वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखना है ध्यान से आपको कि 12 ग्राम यूरिया, ठीक है, को 1 लीटर जल में घोला गया था और इतने ग्राम सुक्रोज को 1 लीटर जल में घोला गया था। आयतन सेम है, तो दोनों विलय हैं, तो विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो दोनों के मोल निकाल लो आप। तो अगर मोल दोनों के समान है तो दोनों का जो आपका वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, जो दोनों का विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। अगर एक का ज़्यादा है तो उसका ज़्यादा आएगा, जिसके मोल ज़्यादा होंगे उसका ज़्यादा होगा। अगर बराबर है तो दोनों का कैसा होगा, बराबर। तो सबसे पहले इसके मोल निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। तो मोल निकालेंगे तो एक सूत्र होता है भार बटे अणु भार। तो इसका भार कितना है 12, अणु भार कितना आता है यूरिया का 60, 12 कम 12, 12 पंजे 60, कितना आए 1/5, इसके मोल आ गए। अब इस विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो किसके बराबर होगा, वो उस विलयन के बराबर होगा जिसके मोल 1/5 हों। अगर इससे ज़्यादा आते तो उसका ज़्यादा हो जाएगा। कंपेयर किससे की गई, सुक्रोज से। तो इसका भार बटे अणु भार निकाल के देखो, भार बटे अणु भार। सुक्रोज का अणु भार होता है 342, पॉइंट हटाओगे 0 लगा लोगे, इतने एकम इतने 5
तो 1/5 इसका भी आ गया, अर्थात इन दोनों के मोल कैसे हैं, बराबर है। और मोल बराबर होने की वजह से सुक्रोज विलेन के बराबर ही इसका क्या होगा, बासदाब का अपेक्षिक अवनमन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाष्पदाब में अवनमन सबसे अधिक किस विलयन में होगा, बाष्पदाब में अवनमन। अब दोस्तों यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है आपको, बाष्पदाब में अवनमन किस विलयन में सबसे अधिक होगा। तो दोस्तों ये जो आपका बाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन, बाष्पदाब में जो अवनमन की बात कर रहा है, ये उसी का सबसे अधिक होगा जिसमें आयन सबसे अधिक होंगे। तो आयन की अगर मैं बात करूं तो यूरिया आयनित नहीं होती है दोस्तों, ग्लूकोज आयनित नहीं होता है दोस्तों। बेरियम क्लोराइड कितना देता है दोस्तों, बेरियम क्लोराइड देता है आपको 3, अभी ऊपर भी आया था। बट मैग्नीशियम सल्फेट कितना देगा, MgSO4। तो यहाँ से दोस्तों एक मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा दोस्तों, तो एक और एक 2 रह गए। यहाँ पे कितने मिल रहे थे, 3 मिल रहे थे बेरियम क्लोराइड में। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, बेरियम क्लोराइड। क्यों दोस्तों, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आयन देने वाला इनमें कैंडिडेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। लिखा निम्न के 0.1 एम जलीय मोलल विलयन में न्यूनतम हिमांक किसका है, मतलब सबसे कम हिमांक किसका है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे कम हिमांक जो होता है, हिमांक, ठीक है, हिमांक होता है व्युत्क्रमानुपाती किसके, आयनों की संख्या के, आयनों की, जिसके आयन सबसे ज्यादा होंगे उसका हिमांक सबसे कम होगा। आयन ज्यादा होने पर हिमांक कैसा होगा, कम, ठीक है। तो यहाँ से यूरिया आयनित नहीं होता है, सुक्रोज आयनित नहीं होता है, सोडियम क्लोराइड आयनित पे 2 देता है, बट पोटेशियम सल्फेट का सूत्र होता है K2SO4। यहाँ से 2 यहाँ से मिलेंगे, एक यहाँ से मिलेगा, टोटल 3 मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा आयन इसके होने की वजह से इसका हिमांक सबसे कम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित विलयनों में सर्वाधिक परासरण दाब है। तो दोस्तों परासरण दाब भी अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, जिसमें सबसे ज्यादा आयन होंगे उसका परासरण दाब। क्यों, परासरण दाब जो होता है वो समानुपाती होता है किसके, आयनों की संख्या के। ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ से आयन कितने मिलेंगे दोस्तों, 2 मिलेंगे, एक एक करके 2। यहाँ से कितने मिलेंगे दोस्तों, 3 और 1 4 मिलेंगे दोस्तों। यहाँ से कितने मिलेंगे दोस्तों, ये कौन है, ग्लूकोज, तो ये आयनित नहीं होगा। यहाँ से बेरियम क्लोराइड से कितने मिलेंगे, 3 दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसके पास है, इसके पास, इसका आयन ज़्यादा होने की वजह से परासरण दाब इसका ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। अगर इन्हें घटते हुए क्रम में लगाया जाए तो आएगा सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, ठीक है दोस्तों। बट इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा। तो दोस्तों क्वथनांक भी किसके समानुपाती होता है, क्वथनांक सर्वाधिक किसका होगा, आयनों की संख्या के समानुपाती होगा। तो आयनों की संख्या के समानुपाती होने के कारण सबसे ज्यादा आयन कौन देगा, CaCl2। तो इसका क्वथनांक भी कैसा होगा दोस्तों, सर्वाधिक होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं, ठीक है। किस सूत्र द्वारा मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना की जा सकती है। तो दोस्तों आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, डेल्टा TB, समानुपाती हटा के आप लगाते थे KB और गुणे होती थी मोललता। तो भार बटे अणु भार गुणे 1000 बटे कैपिटल W, ये मोललता का सूत्र है, ठीक है दोस्तों। ये समानुपाती हटा के, क्योंकि मोललता क्वथनांक उन्नयन के समानुपाती होती थी, ये समानुपाती हटा के यहाँ पे कांस्टेंट लगाते थे। अब KB के फेवर में इसे जब कन्वर्ट करेंगे तो फार्मूला हो जाएगा KB बराबर, ये सब एक साथ में जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई पे, ठीक है, M गुणे W बटे इसके कौन आ जाएगा, M और 1000, ठीक है। तो ऐसा कहीं पे अगर रिलेशन है तो TB, M और W कहाँ ऊपर है, TB, M और W, और बटे में क्या है 1000 और स्मॉल W, 1000 और स्मॉल W। तो ये पहला वाला ये आंसर इसका सही हो जाता है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। का किसी विलयन का परासरण दाब किस संबंध द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो परासरण दाब के लिए एक फार्मूला होता है PB बराबर NRT, ये फार्मूला था दोस्तों। पर इसमें B नहीं है और N नहीं है, तो इसे चेंज कर लेंगे आप लोग।
N/B करके RT कर ले। दोस्तों इसकी जगह भी हम C लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा है तो हम C गुणे RT लिख सकते हैं दोस्तों। अब इस तरह का कोई रिलेशन नहीं है, अगर C को मैं इसके नीचे ले आऊँ तो जाएगा C और यहाँ क्या रह जाएगा RT, तो P/C बराबर RT। दोस्तों इसका ये फार्मूला सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। लिखा निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सबसे कम होता है। तो दोस्तों परासरण दाब उसी यौगिक का कम होगा जो सबसे कम आयनित होगा या जिसके पास सबसे कम आयन होंगे। तो पोटेशियम क्लोराइड की अगर मैं बात कर लूँ तो पोटेशियम क्लोराइड के पास 2 होंगे दोस्तों। मैग्नीशियम क्लोराइड की बात कर लूँ तो यहाँ पे दोस्तों हमें 3 मिल जाएंगे, क्योंकि MgCl2 2 यहाँ से दोस्तों, 1 यहाँ से, 3 मिल जाएंगे। एल्यूमिनियम सल्फेट दोस्तों Al2SO4 का होल थ्राई, तो दोस्तों 3 और 2 5 मिल जाएंगे दोस्तों। बट स्वर्ण विलयन, ठीक है, ये कोई भी आयन नहीं देगा और जो सबसे कम आयन देगा उसका परासरण दाब सबसे कम होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के कैसे होते हैं, समानुपाती। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, स्वर्ण विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक परासरण दाब निम्न के 10% जलीय विलयन का होगा। तो दोस्तों परासरण दाब उसी का सबसे अधिक होगा जिसके पास आयन सबसे अधिक होंगे। ग्लूकोज आयनित नहीं होता दोस्तों, यूरिया आयनित नहीं होती, सुक्रोज आयनित नहीं होता। कौन बचा दोस्तों, पोटेशियम सल्फेट। आप आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं कहलाते हैं। तो दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है जिनके परासरण दाब समान, तो समान समपरासरी विलयन। तो यहाँ पे कहीं पे होगा समपरासरी, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ने की शक्कर, इसका अणु भार दे रखा है 342 का 5% विलयन पदार्थ X के 1% विलयन से समपरासरी है। दोस्तों अगर 2 विलयनों के परासरण दाब समान हो तो समान परासरण दाब होने पर अर्थात P बराबर P होना चाहिए, यानी कि nRT बराबर nRT होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि Pb बराबर nRT होता है। तो जब P बराबर P हो गए, क्योंकि परासरण दाब समान है तो nRT बराबर nRT हो जाएंगे। ये और ये हम लोग छोड़ के चलते हैं क्योंकि ताप भी समान होते हैं, तो n बराबर n बचे। अब कह रहा है ना, एक बंदे का अणु भार दे रखा है और भार दे रखा है, दूसरे का भार दे रखा है, बट इसका क्या पूछ लिया, अणु भार। तो n बराबर होता है भार बटे अणु भार बराबर भार बटे अणु भार। तो पहले वाले का भार कितना दिया, 5 ग्राम, अणु भार कितना दिया, 342। अब दोस्तों इसका भार कितना दे रखा है आपको, 1, ठीक है, अणु भार निकालना है m। अब इससे अगर कैलकुलेट करोगे तो m बराबर आ जाएगा 342 बटे 5, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लेंगे हम लोग, और इससे अगर काटेंगे हम लोग तो 5 से इसे काटना है तो लगभग 68.4 इसका सटीक आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें लिखा है BaCl2, NaCl और ग्लूकोज के सममोलर विलयनों के परासरण दाब किस क्रम में होंगे। तो दोस्तों परासरण दाब उसी का सबसे ज्यादा होगा जिसके अणुओं की संख्या या आयनों की संख्या ज्यादा होगी। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा आयन कौन देगा, बेरियम क्लोराइड, फिर कौन देगा, NaCl, ये आयनित नहीं होता, तो सबसे ज्यादा परासरण दाब इसका, फिर कम इसका, फिर कम इसका। तो ये वाला इसका सही आंसर आ जाता है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इसका दोस्तों, समान ताप पर किन विलयनों के युग्म समपरासरी हैं। तो दोस्तों परासरण दाब उन्हीं युग्मों का समान होगा जिनमें आयनों की संख्या समान होगी। आयनों की संख्या समान देख लें, यहाँ पर कितने आयन होंगे, 2, यहाँ से कितने मिलेंगे, 3 दोस्तों। यहाँ पे यूरिया आयनित नहीं होगा बट ये आयनित हो जाएगा, तो यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ यूरिया आयनित नहीं होगा बट ये आयनित हो जाएगा, तो ना ये इनके किसी की भी समान नहीं होगा। बट दोस्तों यहाँ पे 2 और 1 3, यहाँ दोस्तों 3 आयन मिल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर 2 और 1 3, 3 यहाँ पे मिल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो 3 और 3 ये समान संख्या में आयन देने के कारण इनके परासरण दाब कैसे होंगे दोस्तों, समान होंगे दोस्तों। आज की वीडियो में इतने ही मैंने ऑब्जेक्टिव लिए हैं जो कि आपके बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो भी मैं इस पर बहुत जल्द अपलोड करूंगा। इसके लिए आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कोई भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, दैट्स इट।